हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों की जो सीरीज चल रही थी एमसीक्यू की, हिस्ट्री सब्जेक्ट की, मेरे इस चैनल पे आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर से अपनी उस यात्रा को। क्योंकि उस दिन मेरा लैपटॉप गड़बड़ हो गया था। उसके बाद चीज़ें हम बढ़िया से कर नहीं पा रहे थे। तो लेकिन आज से मैं सोच रहा हूँ कि ये इस यात्रा को फिर से प्रारंभ करूँ। और मैं थोड़ा सा ज़्यादा बिजी चल रहा था। उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि अभी मैं प्रयागराज में एक कोचिंग एम सर एकेडमी, मुश्ताक सर जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, बड़े फेमस टीचर हैं प्रयागराज में। तो उनकी कोचिंग को मैंने ज्वाइन कर लिया है। सुबह 8 बजे मेरी एक लाइव क्लास चलती है हिस्ट्री सब्जेक्ट की, जिसमें क्या है कि मैं पूरा एंशियंट मेडुअल मॉडर्न इन सारी चीज़ों को करवा रहा हूँ अपने उस चैनल पे, मुश्ताक सर के चैनल पे। लेकिन अपने चैनल पे मैंने जो चीज़ें छोड़ दी थी, तो मैंने आज कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आज से मेरा ये सारा जो चीज़ें जो यात्रा थी, जो रुकी हुई थी, उसे फिर से हम प्रारंभ करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, वैदिक साहित्य उनसे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौशितकी, ऐतरेय, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जिनका गायन अनुष्ठान उद्गाता पुरोहित द्वारा किया जाता था। ठीक। दूसरा कह रहे हैं गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद संबंधी एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक। और जिसमें ओम को और गायत्री मंत्र की महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक। उसके बाद फिर क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है सतपा ब्राह्मण यजुर्वेद की वाचस्पति संहिता जुड़ा है, जिसमें जल प्लावन कथा विदेह माधव की ऐतिहासिक कथा का उल्लेख प्राप्त होता है। तो बताइए इसमें आंसर कौन सा है। इसमें आंसर कौन सा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। बताइए उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं, बताइए दोस्तों। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है। ये कह रहा कौशिकी और ऐतरेय ऋग्वेद के ब्राह्मण के जिनका गायन अनुष्ठान अनुष्ठान उद्गाता पुरोहित द्वारा किया जाता था। क्या ये बात सही है। क्योंकि कौशिकी और ऐतरेय ऋग्वेद के ही ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौशिकी और ऐतरेय ऋग्वेद के ही ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है। परंतु ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ कौन करता था, अनुष्ठान होत्र करता था, ना कि इसमें क्या दिया है। देखिए इसमें दिया है क्या, इसमें क्या दिया है। इसमें एक मिनट, इसमें दिया है क्या, इसमें दिया क्या दिया है, उद्गाता। क्या कह रहा, उद्गाता। जबकि क्या होता था, होत्र पुरोहित। क्या है, होत्र पुरोहित। होत्र पुरोहित ऋग्वेद का गायन अनुष्ठान करता था। दूसरा क्या कह रहा है हमारा, गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें ओम और गायत्री की महिमा का वर्णन किया गया है। बात तो एकदम सही है। फिर क्या करें, तीसरा सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद की वाजनेयी संहिता से जुड़ा है, जिसमें जलप्लावन की कथा और विदेह माधव की ऐतिहासिक कथा का उल्लेख प्राप्त होता है। तो इसमें आंसर हमारा क्या है, इसमें आंसर हमारा आएगा बी, 2 और 3। क्योंकि पहला गलत हो जाता है, तो पहला जब गलत हो गया तो जाहिर सी बात है कौन सा हमारा सही होगा, 2 और 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे अपने। तो क्या कह रहा है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक एवं धर्मनिरपेक्ष साहित्य के संदर्भ में एक जैसे नामों वाले विद्वानों उनकी कृतियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग में गलत सुमेलित है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग में गलत सुमेलित है। इस चीज़ का हमेशा सही सुमेलित गलत सुमेलित इसका हमेशा ख्याल रखिए, क्योंकि एग्जाम में यही चीज़ होता है जो फंसा देता है। इसमें क्या कह रहा है, 10 कुमार चरित एवं काव्यदर्श ये दंडी द्वारा लिखा है, या प्रश्नोत्तर मालिका एवं कविराजमार्ग अमोघवश द्वारा, या फिर देवी चंद्रगुप्तम एवं मुद्रा राक्षस बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है, या फिर मतविलास प्रहसन भगवत जुकम महेंद्र वर्मन द्वारा लिखा गया है। बताइए देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस क्या बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। नहीं, ये यही हमारा ऑप्शन क्या है, यही वो है। क्योंकि ये लिखा जाता है किसके द्वारा, विशाख दत्त द्वारा। किसके द्वारा, इस रचना को लिखा किसने, विशाख दत्त ने। बाणभट्ट ने क्या लिखी है, बाणभद्र ने लिखी है हर्षचरित लिखी है, हर्षचरित लिखी है। और क्या लिखा है, ये बाणभट्ट ने
कादम्बरी लिखी है। क्या लिखी? कादम्बरी। और बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 3 पे। बाकी सारी चीजें एकदम सही सुमेलित हैं। फिर क्या कह रहा है? प्राचीन भारतीय अभिलेखों और उनके रचयिताओं के संबंध में सूची को सुमेलित कीजिए। क्या कह रहा है? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति, मिहिर भोज की प्रयाग प्रशस्ति, विजय सेन की देवपाड़ा प्रशस्ति। सूची 2, 1 बालादित्य, 2 उमापतिधर, 3 हरिशेन, चौथा रविकीर्ति। बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित है? इसमें से कौन सा सुमेलित है? अगर देखा जाए समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ये अगर देखा जाए ये है हमारा किसके? हरिशेन द्वारा। किसकी? हरिशेन द्वारा। फिर पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये रविकीर्ति द्वारा लिखी गई है। और मिहिर भोज की प्रयाग प्रशस्ति, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति ये किसके द्वारा लिखी गई? ये बालादित्य द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? बालादित्य द्वारा लिखी गई है। 1 नंबर। अब विजय सेन की क्या है? विजय सेन की है देवपाड़ा प्रशस्ति। देवपाड़ा प्रशस्ति। ठीक, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा आ रहा है? ए का 3, बी का 4 और सी का 1, डी का 3। ऑप्शन नंबर 2 बी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कौन सा आंसर आ रहा है? बा आ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा? कल्लड़ की राजतरंगिणी में वर्णित कश्मीर की निम्नलिखित रानियों को उनके शासनकाल के सही कालक्रम प्राचीनतम से नवीनतम में व्यवस्थित कीजिए। रद्दा, दिद्दा, सुगंधा, सूर्यमती। बताइए इसका आंसर क्या होगा? पहले पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा? बताइए इसमें कौन आएगा? ये आएंगी पहले पे सुगंधा। सुगंधा का काल खंड माना जाता है कितना? 904 से 906 ईस्वी के आसपास। जो उसके बाद फिर कौन आती हैं? फिर हमारे आती हैं कौन? दिद्दा। दिद्दा का काल कब माना जाता है? दिद्दा है लगभग 980 से 1003 ईस्वी। 3, 2। उसके बाद फिर कौन रानी आ जाती है? रानी सूर्यमती। रानी सूर्यमती। इनका कालखंड कब माना जाता है? ये माना जाता है 1028 से कितना? 1063। और रद्दा, रद्दा का काल कब माना जाता है? 1081 के आसपास। 1081 के आसपास। तो इसमें आंसर हमारा कौन सही होगा? पहले पाएंगे कौन? सुगंधा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। 5 क्या कह रहा है? गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में स्वर्ण मुद्राओं दीनार के कुल वजन ग्रेन में तो वृद्धि हुई, परंतु उन सिक्कों में स्वर्ण की शुद्धता में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। कारण दे रहा है क्या? हूणों के निरंतर और विनाशकारी आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाई, जिसके कारण उत्पन्न राजकोषीय संकट का प्रभाव मुद्रा धातु विज्ञान पर पड़ा। ए आर दोनों सही है, आर एक सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। बताइए बताइए इसमें क्या सही है? क्या कथन ये सही है? गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में स्वर्ण मुद्रा दीनार के कुल वजन ग्रेन में तो वृद्धि, परंतु उन सिक्कों में स्वर्ण की शुद्धता में उल्लेखनीय दर्ज गिरावट की गई। बात तो एकदम सही है, कथन एकदम सही कह रहे हैं। कारण क्या दे रहा है? हूणों के निरंतर और विनाशकारी आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाई, जिसके कारण उत्पन्न राजकोषीय संकट का प्रभाव मुद्रा धातु विज्ञान पर पड़ा। बात तो सही है, क्योंकि इसके बारे में ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या, क्योंकि इसके बारे में आर एस शर्मा महोदय, आर एस शर्मा और डी एन झा, और कौन? डी एन झा महोदय ने मुद्रा शास्त्रीय विश्लेषण के आधार पर स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणे के आक्रमण से अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। इसके प्रमाण स्वरूप यद्यपि सिक्कों का कुल वजन कितना? सिक्कों का इस समय वजन कितना हो गया था? 144 ग्रेन। सिक्कों का वजन कितना हो गया था? 144 ग्रेन तक कर दिया, लेकिन सोने की शुद्धता गिरकर बहुत कम रह गई। यह धातु विज्ञान पतन सीधे तौर पर युद्ध जनित राजकोषीय संकट की व्याख्या करता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
6 पे 6 क्या कह रहा है, अशोक के अभिलेखों के पुरालेखी साक्ष्यों और उनके लिपियों के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। अशोक के अधिकांश चतुर्दश बृहद शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किए गए हैं, पाए गए हैं। फिर कह रहा है शाहबाजगढ़ी और मानसेरा से प्राप्त शिलालेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त द्विभाषी अभिलेख में ग्रीक और अरमाइक लिपियों का प्रयोग हुआ है। फिर कह रहा है धौली और जौगढ़ में स्थापित बृहद शिलालेखों में 13वां शिलालेख पूर्णतः सुरक्षित अवस्था में प्राप्त हुआ। बताइए इसमें से आंसर कौन सा होगा, इसमें से आंसर कौन सा होगा, कौन सा असत्य कह रहा है। बात तो सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहे हैं, अशोक के अधिकांश चतुर्दश बृहद शिलालेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी में उत्कीर्ण पाए गए। बात ये सही है, एकदम सही है। दूसरा क्या कह रहा है, शाहबाजगढ़ी मानसेरा से प्राप्त शिलालेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है, यह भी कथन सही है। फिर तीसरा कह रहे हैं अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त द्विभाषी अभिलेख में ग्रीक और अरमाइक लिपियों का प्रयोग हुआ है। बात तो एकदम सही है। फिर ये क्या कह रहा है, चौथा वाला धौली जौगढ़ में स्थापित बृहद शिलालेख 13वां शिलालेख पूर्णतः सुरक्षित अवस्था में प्राप्त हुआ है। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, क्योंकि ये बात असत्य है, ये बात असत्य है। क्योंकि कलिंग क्षेत्र धौली और जौगढ़ से प्राप्त अशोक के बृहद शिलालेखों में 11वें 12वें 13वें शिलालेख जिसमें युद्ध के भीषण संहार का वर्णन है, जानबूझकर उत्कीर्ण नहीं किए। कलिंग की विजित जनता की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसके लिए अशोक ने वहां 3 स्थानों पर पृथक कलिंग प्रज्ञापन लिखवाए गए थे। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 7 पे। 7 क्या कह रहा है, प्राचीन धर्मशास्त्र और उनके प्रसिद्ध टीकाकारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। मनुस्मृति मेधातिथि, याज्ञवल्क्य स्मृति विज्ञानेश्वर, मनुस्मृति अपरार्क, याज्ञवल्क्य स्मृति कुल्लूक भट्ट। उपर्युक्त में से कौन से सही सुमेलित हैं। इसमें कह रहा है उपर्युक्त में से कौन से सही सुमेलित हैं, बताइए इसमें से कौन सुमेलित सही हैं। 7वें में ये मनुस्मृति के टीकाकार जो कौन है, मेधातिथि, ये तो पहला वाला एकदम सही सुमेलित है। याज्ञवल्क्य स्मृति टीकाकार कौन है, विज्ञानेश्वर, ये भी सही है। ठीक, मनुस्मृति के टीकाकार क्या कह रहे हैं, अपरार्क। अपरार्क मनुस्मृति के टीकाकार नहीं लिखी हैं। और उसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार कुल्लूक भट्ट, ये भी नहीं है। तो हमारा 1 और 2 सही होता है। कौन सा, 1 और 2 सही होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विदेशी यात्रियों उनके यात्रा वृत्तांतों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्यों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सुलेमान, अल-मसूदी, वेनसांग, फाहयान। सियूकी की रचना और हर्ष के प्रशासन का वर्णन। फोको की रचना पाल साम्राज्य को रोमा कहा, गुर्जर प्रतिहारों को अल गुर्जर कहा। बताइए इसमें से कौन सा सही है। सुलेमान की रचना क्या मानी जाती है, जो सुलेमान आए थे, सुलेमान देते हैं पाल साम्राज्य को, ये रोमा कहते हैं, पाल साम्राज्य के बारे में ये जानकारी देते हैं। ये अल-मसूदी किसके बारे में जानकारी दी, अल-मसूदी गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अल गुर्जर कहते हैं। वेनसांग ये सियूकी इनकी रचना है और हर्ष के प्रशासन का वर्णन करते हैं। और फाहयान की रचना क्या है, फोको क्यू। ठीक, फोको क्यू इनकी रचना है। तो हमारा कौन सा सही हो रहा है इसमें, ए का थ्री 2 में है, इसका मतलब ये दोनों गड़बड़ हैं, ये दोनों गलत हैं। तो ए का 3 ए में आ रहा है और डी में आ रहा है। और फिर क्या कह रहे हैं, अल-मसूदी किसका उल्लेख करते हैं, अल-मसूदी करते हैं उल्लेख किसका, गुर्जर प्रतिहारों का। किसका, गुर्जर प्रतिहारों का। ए का 3 बी का 4 2 में आ रहे हैं। अब क्या कह रहा है, अब वेनसांग, सी का 1 किस में आ रहा है, सी का 1 ए में आ रहा है, किसमें, ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त प्राचीन भारतीय मृदभांड संस्कृति के कालक्रमिक विकास को प्राचीनतम से नवीनतम के क्रम में व्यवस्थित करें। चित्रित दूसरा मृदभांड, गैरिक मृदभांड, उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड, कृष्ण लोहित मृदभांड। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा सही होगा। जो ओशीपी मृदभांड है वो किससे रिलेटेड है, ओशीपी मृदभांड हमारा किससे, ताम्रपाषाण काल। किससे, ताम्रपाषाण काल। और किससे, हड़प्पा के पतन से रिलेटेड है, हड़प्पा पतन से रिलेटेड है इसके। ठीक,
दो नंबर किसमें, दो में, इसके मतलब ये गलत है, ये गलत है। अब देखने और मिला लेते हैं। उसके बाद कौन सा आता है हमारा, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड, जिसे किस लोहित मृत भांड, ये किस काल से संबंधित है, ये ये भी ताम्र पाषाण काल, और ताम्र पाषाण और किससे, पाषाण और लौह काल से, किससे, लौह काल से, लौह काल संबंधित है। दो चार, दो चार हमारे इसमें आ रहा है। तो और इसके बाद चित्रित दूसरा मृत भांड, ये किससे संबंधित है, ये वैदिक काल से, ये किससे है, वैदिक काल से, वैदिक काल से, वैदिक काल से। और उत्तरी काले पॉलिश मृत भांड, ये किससे संबंधित है, ये हमारे द्वितीय नगरीकरण और द्वितीय नगरीकरण और महाजनपदों से, महाजनपदों से इनका संबंध है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या, ए सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है, चीनी यात्री फायान भारत में लगभग 14 वर्षों तक रहा। चीनी यात्री फायान भारत में कब तक, 14 वर्षों तक, परंतु वह अपने संपूर्ण यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन महान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का नामोल्लेख एक बार भी नहीं करता। बात तो एकदम सही है। फिर क्या कह रहे हैं, फायान का मुख्य उद्देश्य पांडुलिपियों की खोज, विनय पिटक की प्रतियां प्राप्त करना और बौद्ध तीर्थ स्थलों का दर्शन करना। बात एकदम सही है, क्योंकि फायान का मुख्य उद्देश्य क्या था, बौद्ध पांडुलिपियों की खोज करना, विनय पिटक की प्रतियां प्राप्त करना और बौद्ध तीर्थ स्थलों का दर्शन करना। तो हमारा कौन सही हो रहा है, इसमें ए आर दोनों सही, आर एक ही सही व्याख्या गया। ठीक, इसलिए वो राजा का नाम का उल्लेख करने में उसकी बहुत रुचि नहीं थी। जिस चीज के लिए वो आया था बस उन चीजों का उसने उल्लेख किया है अपने यात्रा वृत्तांत में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में मुद्रा शास्त्र के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। क्या कह रहा है, कौन से कथन असत्य हैं। भारत में प्राप्त प्राचीनतम सिक्कों को आह सिक्के कहा जाता है, जो मुख्यतः चांदी और तांबे बने होते थे। चलिए फिर क्या कह रहा है, हिंद वंश शासकों ने सर्वप्रथम भारत में राजाओं के नाम, उपाधियां और चित्र अंकित सिक्के जारी किए। फिर क्या कह रहा है, सातवाहन शासकों ने दक्षिण भारत में भारी मात्रा में विशुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिन पर द्विभाषी लेख मिलते हैं। फिर क्या है, डी क्या कह रहा है, कुषाण शासक भीम कटपिशस के सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। बताइए इसमें से कौन सा वो है, असत्य है, कौन सा असत्य है। असत्य ये है, सातवाहन शासकों ने दक्षिण में भारी मात्रा में विशुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिन पर द्विभाषी लेख मिलते हैं। जबकि क्या है, उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जारी नहीं की थी, बल्कि क्या, सीसा पोटीन, क्या चीज, सीसा, सीसा, सीसा पोटीन और तांबे, तांबे कांसे के सिक्कों का प्रचलन उन्होंने किया था। भारत में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी की थी, जबकि शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने जारी की थी। तो हमारा बाकी सारी चीजें सत्य है। भारत में प्राचीनतम सिक्के आह सिक्के का, जो मुख्यतः चांदी और तांबे बने होते थे। हिंद एवं शासकों ने सर्वप्रथम भारत में राजाओं ने उपाधि चित्र अंकित, उसके कुषाण शासक भीम कटपिशस सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, भारत के संगम साहित्य के प्रमुख महाकाव्य और उनके रचनाकारों के संबंध सूची 1 को सूची 2 सुमेलित कीजिए। शिलापदिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, तोलकाप्पियम। बताइए किसकी रचना किसने किसने की है, शिलापदिकारम की रचना किसने की है, शिलापदिकारम की रचना किसने की, शिलापदिकारम की रचना हमारे किसने की है, इलंगो आदिगल ने। इसका मतलब ए का 2। उसके बाद फिर कौन सी है, मणिमेखले। मणिमेखले किसकी रचना है, मणिमेखले किसकी रचना है, मणिमेखले रचना है किसने, शीतले सतनार की। किसले, शीतले सतनार की। तो किसमें आ रहा है, ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3 किसमें आ रहे हैं, ये हमारे इसमें आ रहे हैं, ए का 2 बी का 3 ऑप्शन इसमें आ रहे हैं। जीवक चिंतामणि ये किसकी रचना है, ये तिरुक्त देवर की है। किसकी है, तिरुक्त देवर की। तोलकाप्पियम किसकी है, तोलकाप्पियर की। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। ठीक, कौन सा सही है, 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्राचीन ऐतिहासिक विदेशी स्रोतों और उनके द्वारा प्रस्तुत विवरण के युग्मों पर विचार करें। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, हिप्पेलस द्वारा मानसून की खोज और रोमन भारत व्यापार के बंदरगाहों का विस्तृत वर्णन। फिर क्या कह रहा है, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री, भारत से रोम हो रहे भारी धन के निष्कासन वर्णन,
टॉलमी की जियोग्राफी प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारतीय बंदरगाहों का प्रत्यक्ष और आंखों देखा विवरण कौन सा युग में गलत सुमेलित है? इसमें कह रहा है कौन सा युग में गलत सुमेलित है, बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का। इसमें कौन सा, ये केवल तीन इसलिए था क्योंकि जो टॉलमी ने ज्योग्राफी लिखी है, ज्योग्राफी ये लिखी है दूसरी शताब्दी से, ये द्वितीय शताब्दी का ग्रंथ है, द्वितीय शताब्दी का ये ग्रंथ है, ये द्वितीय शताब्दी का ग्रंथ है, ठीक, ये द्वितीय शताब्दी का ग्रंथ है, ना कि पहली शताब्दी का। और यह प्रत्यक्ष और आंखों देखा हाल नहीं, बल्कि यह नाविकों से सुनी सुनाई बातें, पुराने ग्रंथों और रोमन मानचित्रों पर आधारित एक संकलन था। पहली सदी का प्रत्यक्ष आंखों देखा हाल अज्ञात नाविक द्वारा लिखित पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी है, ठीक है, इसलिए हमारा ये तीसरा गलत सुमेलित है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र के विषय विभाजन और अंतर्वस्तु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह ग्रंथ 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभक्त है, जिसे गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। इसका दूसरा अधिकरण अध्यक्ष प्रचार है, जिसमें राज्य के विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के कर्तव्यों का वर्णन है। इसके 7वें अधिकरण में राज्य के सप्ताह सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या दी गई है। बताइए इसमें कौन सा सही है? यह ग्रंथ 15 अधिकरणों 180 प्रकरणों विभक्त, जिसे गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया, बात ये एकदम सही है। फिर दूसरा क्या करें? इसका दूसरा अधिकरण अध्यक्ष प्रचार, जिसमें राज्य के विभिन्न विभागों अध्यक्षों कर्तव्यों का वर्णन है, ये भी सही है, ये भी हमारा दूसरा नंबर सही है। इसका क्या करें? इसके 7वें अधिकरण राज्य के सप्ताह सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की गई, ये गलत है। राज्य का सप्ताहिक सिद्धांत किसमें है? ये है छठे अधिकरण में। किसमें? छठे अधिकरण में है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत छठे अभिकरण में है। किसमें है? छठे अभिकरण में है, ठीक। ये जो 7वां अधिकरण है, 7वें अधिकरण में क्या चीज आता है? ये इसमें आता है षाड गुण नीति, इसमें आता है षाड गुण नीति, विदेश नीति के 6 गुण, विदेश नीति के 6 गुण, ठीक, ये 7वें अधिकरण में आता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 15 पे। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर अपना हमारा क्या कह रहा है? 15 क्या कह रहा है? 15 कह रहा है उदयगिरी पहाड़ी से प्राप्त कलिंगराज खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास का संभवतः एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो बिना किसी निश्चित तिथि के होते हुए भी राजा के 13 वर्षों के शासन का क्रमानुसार विवरण प्रस्तुत करता है। कारण इसका क्या दे रहा है? यह अभिलेख पूर्णतः जैन धर्म को समर्पित है। इसमें वर्णित है कि खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर नंद राजा द्वारा ले जाई गए जिन प्रतिमा को वापस प्राप्त किया था। ए आर दोनों सही, आर एक सही व्याख्या करता है, या ए आर दोनों सही, आर एक की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। बताइए बात तो सही है जो ये कह रहा है कथन, उदयगिरी पहाड़ी से प्राप्त कलिंगराज खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास का संभवतः एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो बिना किसी निश्चित तिथि के होते हुए राजा के 13 वर्षों के शासन क्रमानुसार विवरण प्रस्तुत करता है। बात एकदम सही है। दूसरा कारण क्या रहा? यह अभिलेख पूर्णतः जैन धर्म को समर्पित है तथा इसमें वर्णित खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर नंद राजा द्वारा ले जाई गई जिन प्रतिमा को वापस किया था। ए आर दोनों कथन दोनों सही, लेकिन व्याख्या नहीं करता सही से। व्याख्या किस लिए नहीं करता? क्योंकि ताकि कारण यह नहीं कि यह तिथि विहीन होकर भी क्रमिक क्यों है। कोई भी चीज से बिना तिथि विहीन होकर भी क्रमिक रूप से की जा सकती है। इसका एग्जाम्पल है किसका? हाथी गुफा अभिलेख, ठीक। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 16 पे। 16 क्या कह रहा है? इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों में प्रयुक्त वैज्ञानिक तिथि निर्धारण विधियों के तकनीकी अनुप्रयोग के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है? कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? रेडियो कार्बन डेटिंग C14 विधि का आविष्कार विलियर्ड लिबी ने किया था। दूसरा क्या कह रहा है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी विधि में वृक्षों के तनों में वार्षिक वलयों की गणना कर काष्ठ अवशेषों की आयु निर्धारित की जाती है। फिर कह रहा है कार्बन 14 समस्थानिक की अर्ध आयु लगभग 5568 वर्ष यानी 5730 वर्ष मानी जाती है। अकार्बनिक पदार्थों जैसे प्रस्तर उपकरण, मृदभांड या धातु के सिक्के की सटीक आयु निर्धारण
कार्बन 14 विधि की प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। बताइए इसमें से कौन सा असत्य है, कह रहा है असत्य कौन सा है। इसमें से असत्य क्या है, अकार्बनिक पदार्थों की प्रत्यक्ष आयु निर्धारित कार्बन 40 विधि की प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है, यही हमारा क्या है, गलत है। बाकी ये तीनों हमारे क्या है, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का आविष्कार विलियम लीवी द्वारा, जिसके लिए इन्हें क्या मिला, नोबेल पुरस्कार भी नहीं मिला था, क्या नोबेल पुरस्कार भी नहीं मिला था। डेंड्रोक्रोनोलॉजी विधि में वृक्षों के तनों में वार्षिक वलयों की गणना कर काष्ठ अवशेषों की आयु निर्धारित की जाती है। फिर क्या करें, कार्बन 14 समस्थानिक अर्ध आयु लगभग 55 वर्ष 5730 वर्ष मानी जाती है। ठीक, जो अकार्बनिक पदार्थ जो जैसे पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, धातु सिक्के, यह विधि तकनीकी रूप से काम इसमें नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि कार्बन का अवशोषण जीवित अवस्था में ही होता है, मृत अकार्बनिक पदार्थों की ये कह रहा है ना, इसलिए हमारा ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, बौद्ध और जैन ग्रंथों में के ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर सूची को 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, मिलिंद पन्हो, कल्प सूत्र। अब सूची 2 में क्या, 16 महाजनपदों की प्रमाणिक सूची, बौद्ध साक्ष्य, जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र, 16 महाजनपदों की सूची, जैन साक्ष्य, मिनेंडर और नागसेन के मध्य दार्शनिक संवाद। ठीक, बताइए इसका कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा, भगवती सूत्र में क्या मिलता है, भगवती सूत्र में हमें मिलता है क्या, भगवती सूत्र में हमें मिलता है 16 महाजनपदों की सूची, ए का 3 2 में आ रहे हैं हमारे, तो हमारा बी और डी दोनों गलत है। अब फिर क्या है, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय क्या है, अंगुत्तर निकाय में क्या मिलता है, इसमें भी क्या मिलता है, 16 महाजनपदों की प्रमाणिक सूची, बौद्ध साक्ष्य ये। फिर इसमें क्या कह रहा है, मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो में क्या मिलता है, मिलिंद पन्हो में हमें मिलता है मिनांडर और नागसेन के मध्य दार्शनिक संवाद। कल्पसूत्र क्या है, कल्पसूत्र क्या है, जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। अब क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। 18 क्या कह रहा है, प्राचीन भारतीय अभिलेखों में प्रयुक्त आर्थिक और प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, गलत सुमेलित है। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्या कह रहा है, हिरण कृषकों द्वारा राजा को नगद रूप में दिया जाने वाला कर्ण था। विष्टि राज्य द्वारा प्रजा से ली जाने वाली अनिवार्य बेगार थी। सीता क्या थी, सीता युद्ध में विजित शत्रुओं से लूटा गया राजकीय धन था। या फिर भाग, भाग क्या था, राजा को दिया जाने वाला भूमि की उपज का निर्धारित हिस्सा, सामान्यतः 1/6। इसमें पूछ रहा था कौन सा गलत सुमेलित है, बताइए गलत सुमेलित है, यही सुमेलित है, गलत सुमेलित है, सी ऑप्शन नंबर सा। सीता युद्ध में विजित शत्रुओं से लूटा गया राजकीय धन है। सीता क्या थी, सीता क्या थी, सीता का शब्द, सीता शब्द इसलिए प्रयोग हुआ, राजकीय प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली यह भूमि थी, ये राज्य नियंत्रण वाली भूमि थी, राज्य नियंत्रण वाली, सीता राज नियंत्रण वाली भूमि थी, राज नियंत्रण वाली भूमि थी, ये राज नियंत्रण वाली भूमि थी, राज नियंत्रण वाली ये भूमि थी सीता। ठीक, से जो इससे प्राप्त होती थी। अब युद्ध में जो लूटे गए धन को वैदिक काल में लोप्त्र और बाद में केवल लूट कहा गया। हिरण नगद कर और बिष्टि बेकार कर था, बाकी सारी चीजें ये सही हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित नाटकों और उनके प्रमुख वर्ण विषय को ध्यान में रखते हुए सही कूट का चयन करें। मालविकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा लिखित, शुंग वंश के शासक अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा का वर्णन इसमें है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश के पतन और चाणक्य की कूटनीतिक चालों का वर्णन है। मृक्ष कटिकम शूद्रक एक निर्धर ब्राह्मण सार्थवा चारुदत्त और नगरवधु बसंत सेना की कथा है। बताइए इसमें से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है। हमारे इसमें तीनों कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि मालविकाग्निमित्रम कालिदास इसमें क्या लिखा है, और इसमें शुंग वंश के शासक अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा का वर्णन है, ये बिल्कुल सही है। मुद्रा राक्षस ये विशाखदत्त द्वारा लिखा गया, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के पतन चाणक्य के कूटनीतिक चालों का वर्णन, ये भी सही है। और मृक्षकटिकम शूद्रक द्वारा यह निर्धर ब्राह्मण सार्थवा चारुदत्त नगर वधु वसंतेना की कथा का वर्णन है। तो इसमें हमारा क्या है, तीनों हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 20 कह रहा है अशोक के 13वें बृहत शिलालेख में उसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुए कलिंग युद्ध की विभीषिका और उसके पश्चात हुए हृदय परिवर्तन का सबसे विस्तृत विवरण मिलता है।
कलिंग युद्ध का यह मार्मिक विवरण धौली जौगढ़ से प्राप्त शिलालेखों के संस्करणों में पूर्ण रूप से सुरक्षित और प्रमुखता से उत्कीर्ण मिलता है। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर एक सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। बताइए इसमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 20 में कौन सा सही है? बात तो सही है। अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में उसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में हुए कलिंग युद्ध की विभीषिका, उसके पश्चात हृदय परिवर्तन का विस्तृत विवरण इसमें मिलता है। कारण दिया गया कलिंग युद्ध का मार्मिक विवरण धौली जौगढ़ से प्राप्त शिलालेखों के संस्करण पूर्ण रूप से सुरक्षित और प्रमुखता से उल्लिखित है। ये गलत है, यही हमारा गलत है, क्योंकि कलिंग क्षेत्र धौली और जौगढ़ में यह 13वां शिलालेख उत्कीर्ण ही नहीं किया गया था। अशोक ने स्थानीय जनता को आक्रोश को शांत करने के लिए वहां से इसे हटाकर पृथक कलिंग प्रज्ञापन स्थापित करवाए थे। क्या? पृथक कलिंग प्रज्ञापन, ना कि कोई शिलालेख वहां उत्कीर्ण करवाए थे। तो हमारा कौन सही है? ए सही है, परंतु ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों के रूप में महापाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? इसमें कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? यह कह रहा है यह संस्कृति मुख्य रूप से दक्षिण भारत, दक्कन के पठार और विंध्य क्षेत्र में लौह काल के साथ गहराई से जुड़ी हुई पाई जाती है। इन विशाल प्रस्तर कब्रों के उत्खनन से लोहे के कृषि और युद्ध उपकरण और काले लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अशोक के शिलालेखों में बड़ी सुदूर दक्षिण के चोल, चेर और पांड्य राज्यों का प्रारंभिक भौतिक आधार इसी पाषाण संस्कृति से विकसित माना जाता है। फिर इन पाषाण कब्रों के उत्खनन से घोड़ों के कंकाल या घोड़ों के साजो सामान का पूर्णतः अभाव पाया गया है। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 में असत्य क्या है? यही इसमें यह संस्कृत मुख्य रूप दक्षिण भारत के दक्कन के पठार और विंध्य क्षेत्र में लौह काल साथ गहराई से जुड़ी हुई पाई जाती। बात तो ये सही है, ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा कह रहा है इन विशाल प्रस्तर कब्रों के उत्खनन से लोहे के कृषि और युद्ध उपकरण और काले लाल मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। ये भी सही है। फिर क्या करें? अशोक के शिलालेखों में बड़े सुदूर दक्षिण चोर, चेर, पांडे राज्यों का प्रारंभिक भौतिक आधार इसी महापाषाण संस्कृति से विकसित माना जाता है। डी क्या कह रहे हैं? इन महापाषाण कब्रों के उत्खनन से घोड़ों के कंकाल, घोड़ों का साजो सामान पूर्णतः अभाव पाया गया। नहीं मिला है, यहाँ पर मिला है, क्योंकि पुरातात्विक अन्वेषण के विपरीत जैसे विदर्भ में महुरझारी, नैकुंड और दक्षिण भारत ब्रह्मगिरी आदि चलनूर के महापाषाण कब्रों के उत्खनन से न केवल घोड़ों की हड्डियां बल्कि लोहे के लगाम भी यहाँ मिले हैं और रकाब भारी मात्रा मिले, जो ये सिद्ध करता है वे अश्वारोहण और घुड़सवारी से भलीभांति परिचित थे। ठीक, तो हमारा कौन सा? यही हमारा गलत है। बाकी तीनों क्या है? सत्य है। यही हमारा गलत है। अब आते क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों और वहां से प्राप्त विशिष्ट साक्ष्यों को सम्मिलित कीजिए। धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, बनावली। जुते हुए खेत का स्पष्ट साक्ष्य और अग्निवेदिकाएं कहाँ मिलती हैं? मिट्टी का बना हुआ हल और उत्तम किस्म का जौ कहाँ मिलता है? उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली और 3 भागों में विभाजित नगर संरचना, पक्की ईंटों का गोदीबाड़ा और मेसोपोटामिया की मुहर। धौलावीरा समय क्या मिलता है? धौलावीरा समय मिलता है क्या? उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली और 3 भागों में विभाजित नगर संरचना। ठीक, और लोथल से क्या मिलता है? लोथल समय मिलता है क्या? लोथल समय मिलता है पक्की ईंटों का गोदीबाड़ा और मेसोपोटामिया की क्या? मुहर। कालीबंगा समय क्या मिलता है? कालीबंगा समय मिलता है जूते हुए खेत का साक्ष्य और अग्नि वेदिकाएं। बनावली से क्या मिलता है? बनावली से मिलता है मिट्टी का बना हुआ हल और उत्तम किस्म का जौ। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है, आ सही हो रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? 23 क्या कह रहा है? प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और उनके रचनाकारों में एक जैसे नाम वाली विद्वानों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? दस कुमार चरित और काव्यदस दोनों के रचयिता पल्लवकालीन विद्वान दंडी हैं। ठीक, स्वप्नवास दत्तम और प्रतिज्ञा योगंधरायणम प्राचीन भारत के नाटककार भास की रचनाएं हैं। फिर क्या कह रहा है? बुद्ध चरित और सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण की रचना कनिष्क के समकालीन बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने की थी। किरातार्जुनियम महाकाव्य के रचयिता भारवी हैं, जिनका उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में कालिदास के साथ किया गया है। बताइए इसका कौन सा असत्य है? असत्य। दस कुमार चरित और काव्यदास दोनों रचयिता पल्लवकालीन कौन है? दंडी, ये सत्य है। स्वप्नवासव दत्तम प्रतिज्ञा योगंधरायणम प्राचीन भारत के नाटककार भास की रचना, ये भी सत्य है। फिर कह रहा बुद्ध चरित, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण की रचना कनिष्क कालीन विद्वान दार्शनिक नागार्जुन ने की थी। क्या ये नागार्जुन ने की थी?
क्या नागार्जुन ने ये की थी? ये रचना की थी किसने? अश्वघोष ने। किसने? अश्वघोष ने की थी। ये तीनों रचना किसकी? अश्वघोष की, ना कि नागार्जुन की। तो हमारा यही गलत, यही असत्य है। बाकी ये किरातार्जुनीयम ये भारवी की रचना है, जिनका उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के एवं अभिलेख में कालिदास के साथ किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या कह रहा है? 11वीं शताब्दी में भारत है अलबरूनी की प्रसिद्ध कृति किताबुल हिंद तहकीक हिंद में विषय में निम्नलिखित में कौन से कथन असत्य हैं? इसमें कह रहा है कौन से कथन असत्य हैं। यह अरबी भाषा में लिखी गई एक अत्यंत विस्तृत और विश्वकोशीय कृति जो 80 अध्यायों में विभाजित है। अलबरूनी ने इसमें भारतीय गणित, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, दर्शन और समाज का सूक्ष्म और आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया। इस ग्रंथ में सती प्रथा, जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं मिलता। जर्मन विद्वान एडवर्ड सचाउ ने इसे अरबी ग्रंथ का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद कर इसे ऐतिहासिक शोध के लिए सुलभ बनाया। बताइए इसमें से कौन सा असत्य है? क्वेश्चन नंबर 24 में इसमें यही असत्य क्या? इस ग्रंथ में सती प्रथा, जाति व्यवस्था और व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं मिलता, जबकि इसमें अलबरूनी ने अपने इस ग्रंथ में इसका बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों का वो उल्लेख वो बताते हैं। भारत में वर्ण व्यवस्था के बारे में, जाति प्रथा के बारे में, सती प्रथा के बारे में और समाज में व्याप्त छुआछूत अत्यंत वर्गों का अत्यंत विस्तृत और कटु और आलोचनात्मक वर्णन करता है। वो कटु और आलोचनात्मक वर्णन वो करता है। कौन? ये अलबरूनी करता है अपने पुस्तक में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर? कि शक क्षत्रप रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख लगभग 150 ईस्वी प्राचीन भारतीय पुरालेख शास्त्र में संस्कृत भाषा का प्रथम और सबसे लंबा विशुद्ध काव्यात्मक अभिलेख माना जाता है। इस अभिलेख में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नामों का एक साथ ऐतिहासिक उल्लेख किया गया, जो सौराष्ट्र क्षेत्र में सुदर्शन झील के निर्माण और उससे नहरें निकालने के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित हैं। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर एक सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। बताइए इसमें कौन सा सही है? बात तो एकदम सही है। पहला कथन क्या कह रहा है? कथन क्या है कि शक क्षत्रप रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी में प्राचीन भारतीय पुरालेख शास्त्र में संस्कृत भाषा का प्रथम और सबसे लंबा विशुद्ध काव्यात्मक अभिलेख माना जाता है। यह बिल्कुल सत्य है कथन। और कारण क्या था? इस अभिलेख में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दोनों नामों का ऐतिहासिक उल्लेख किया, जो सौराष्ट्र क्षेत्र में सुदर्शन झील के निर्माण उससे नहरें निकालने के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित है। ये दूसरा कथन भी सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है एक दूसरे से, क्योंकि यह अभिलेख संस्कृत का काव्य क्यों इसकी व्याख्या सुदर्शन झील के वर्णन से नहीं होती बल्कि इसकी साहित्यिक शैली और अलंकारों के प्रयोग से होती है। ठीक, अलंकार उसके प्रयोग से होती है, ना कि इसके साहित्यिक शैली से। ठीक है, तो हमारा ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा जो 25 क्वेश्चन का जो वो हमारा यूनिट वाइज वो सारी चीज़ें चलेंगी। रोज मैं यूनिट वाइज चीज़ें अपलोड करूंगा। जैसे आज जो हमारा हायर का जो फर्स्ट हायर जो हमारा सब्जेक्ट आएगा उसमें यूनिट नंबर 1 में हमारा क्या आता है? सोर्सेज में जो सारे टॉपिक दिए गए उन सारे टॉपिक को मैंने कंपाइल करके ये 25 क्वेश्चन का अपना मैंने निर्माण किया था, तो जिसका ये एमसीक्यू आप लोग के सामने है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार पॉज करके सारी चीज़ें आप देखिएगा कि आपका कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं सही हो रहे हैं। अपनी तैयारी को आप लोग बढ़िया जांचिए। अब फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा।